आइए तो आज हम लोग नीट का अंशाल पेपर करेंगे। नीट के अंशाल पेपर में चौथा हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक बंध और परमाणु की संरचना। तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखिए क्रम वाइज कौन कौन से हेडिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उस आधार पर इस पुस्तक में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौशल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो कौशल और लुईस की जो विचारधारा थी रासायनिक बंध में, रासायनिक आबंध बनने में कौशल और लुईस नामक वैज्ञानिकों की क्या अप्रोच थी, क्या अवधारणा थी, उस पर जो क्वेश्चन है वो पहले हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कह रहा है इन PO4-3 आयन। तो जो PO4-3 आयन है तो कह रहा है द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली आर। तो हमसे पूछ रहा है कि PO4-3 जो आयन है इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा और P और O के बीच जो बॉन्ड है PO के बीच, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि आबंध की कोटि और बॉन्ड ऑर्डर, आबंध की कोटि जिसको अंग्रेजी में बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे, और फॉर्मल चार्ज प्रत्येक ऑक्सीजन पर कितना होगा, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है कि PO4-3 आयन जो है तो उसमें ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज है, यानी इसके हिस्से में कितना चार्ज आ रहा है पूरे परमाणु को देखते हुए, और PO यानी ऑक्सीजन और ये फास्फोरस के बीच जो बॉन्ड है इसका जो है कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी आबंध कोट। तो देखते हैं इसको। अब देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में पहले समझें। तो यहाँ पर देखिए PO4 जो -3 है उसका चित्र बना दिया गया है आपके सामने कि अणु जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आकृति कैसी होगी। तो फास्फोरस हमारा 5वें वर्ग का तत्व है। तो 5वें वर्ग का तत्व है तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया और एक इन 3 ऑक्सीजन के साथ बना लिया। तो 1 2 3 4 5, 5वें वर्ग का है तो 5 बॉन्ड इसने बना लिए। और ऑक्सीजन 6वें वर्ग का तत्व है तो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो ये 2 बंध बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बने। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक आबंध है तो एक ऋण आवेश है, तो ये 2 आबंध की तरह ही काम करेगा। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन है तो एक ऋण आवेश है, एक ऑक्सीजन है तो एक ऋण आवेश। अब इसकी जो है 3 हम लोग रिजोनेंस स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचनाएं, 3 के 4 अनुनादी संरचनाएं हम लोग बना सकते हैं। पहले इस पर ये इसी तरह इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये चार्ज इसी प्रकार से क्रम से बदलते रहेंगे। तो उसी तरह देखिए किया, इस पर डबल बॉन्ड कर दिया और ये जो निगेटिव चार्ज है इस पर आ गया, फिर इस वाले ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया, इन तीनों पे ऋणावेश, फिर इस ऑक्सीजन पे आ गया। मतलब ये डबल बॉन्ड चारों में क्रम से नाचेगा तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे और उसी प्रकार ऋणावेश भी चारों में नाचेगा। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं जिनको हिंदी में अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। तो 4 बनेंगी। अब देखिए 4 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं तो ये जो है चारों ऑक्सीजन पर जो है ऋणावेश हमारा नाचेगा। तो अब औसत जो है कि प्रत्येक ऑक्सीजन पर औसत में कितना ऋणावेश होगा तो वो हमको निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मल चार्ज कहलाता है, जैसा हमने आपको साधारण भाषा में NCERT पढ़ाते समय बताया था।
तो देखिए लिखा है सो द एवरेज फॉर्मल चार्ज यानी ईच ओ आइटम ईच, इसलिए प्रत्येक ऑक्सीजन पर औसत में आवेश कितना होगा वही हमारा फॉर्मल चार्ज होगा। तो 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के और 3 ऋण आवेश हैं, तो 4 में बंटना है। तो चूंकि माइनस में ऋण आवेश माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, और 3 ऋण आवेश हैं और 4 परमाणु में बंटना है तो 3/4 कर दिया। तो ये औसत आ गया -0.75। तो अगर 3 को 4 जगह बांटा जाए, 3 ऋणावेश को 4 जगह बांटना है तो प्रत्येक के हिस्से में 0.75 आएगा, और चूंकि ऋणावेश है तो ऋण का चिन्ह लगा दिया। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -0.75। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एवरेज पीओ बॉन्ड ऑर्डर, अगर औसत हमको पी ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच जो बॉन्ड है यानी आबंध कोटि का मतलब ही होता है कितने आबंध हैं। तो आबंध कोटि अगर निकालें एवरेज फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच, तो इसका जो फार्मूला होता है, तो एनसीईआरटी में हमने लोगों ने पढ़ा है आबंध कोटि जो है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कुल कितने आबंध हैं और बटे कुल कितने अनुनादी संरचनाएं। तो यहाँ पर देखें 2 3 4 5 आबंध हैं तो 5 हो गया, और 1 2 3 4 अनुनादी संरचनाएं हैं तो बटे 4 कर दिया, तो आ गया 1.25। तो ये हमारा आबंध कोटि हो जाएगी, और ये हमारा फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। -0.75 फॉर्मल चार्ज और 1.25 आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एमंग LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। तो कह रहा है कि LiCl, BeCl2, BCl3 और CCl4 में जो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर है यानी सहसंयोजी आबंध प्रवृत्ति का क्रम क्या है वो हमको बताना है कि किसमें जो है CCl4 और BCl3, BeCl2, LiCl में जो सहसंयोजी आबंध का कैरेक्टर है वो किस क्रम में बढ़ता है या किस क्रम में घटता है हमको बताना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कहते हैं कि हम वर्ग में चल रहे हैं, और जब बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं या दाईं तरफ से बाईं तरफ आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आवर्त में चल रहे हैं। तो LiBeBc अगर इनकी बात करें, जैसा कि देखिए Cl तो कांस्टेंट है, Cl नहीं बदल रहा है, और LiBeBCa बदल रहा है। तो ये पहले आवर्त वर्ग का तत्व है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। और देखा जाए तो एक आवर्त में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी की बात की जाए तो वही कह रहा है कि along the period as we move from LiBeBc। ये कह रहा है कि अगर हम आवर्त की बात करें इंग्लिश में जिसको पीरियड कहते हैं, तो उसमें अगर हम LiBeBc यानी बाएं से दाएं तरफ जाएं तो कह रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड हेंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड Cl डिक्रीजेज एंड अकॉर्डिंगली द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो कह रहा है कि हम बाएं से अगर दाएं तरफ चलें आवर्त सारणी में एक आवर्त में, तो कह रहा है कि जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ती जाती है।
विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। ये हम लोग जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़े थे तो पढ़ा था। तो आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं तरफ आवर्त में बढ़ने के का परिणाम क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, यानी विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है बिटवीन द एलिमेंट एंड Cl, किसके किसके बीच, ये जो Li, Be, Bc एलिमेंट हैं और Cl के बीच में, वो डिक्रीज करता है। समझिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाती है। और Cl हमने बताया था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और Cl ये आवर्त सारणी में बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो Cl हमारा 7वें आवर्त में है और हम 7वें वर्ग में है। तो जब हम बाईं से दाईं तरफ चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम Cl के करीब आते जाते हैं और Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो जैसे जैसे करीब जाएंगे तो हमको ये भी पता है कि हम बाईं से दाईं तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो अब जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी और दाईं तरफ Cl की ज़्यादा है ही, तो जब बढ़ती जाएगी और ये ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा के बीच जो है अंतर कम हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता का। तो इससे क्या होगा कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर डिक्रीज कर जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी बाईं से दाईं तरफ आवर्त में चलने पर, तो जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो Cl तक डिक्रीज कर जाएगा, घटता जाएगा। और जब ये घटता जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा, द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, तो सहसंयोजी आबंध का जो चरित्र है वो बढ़ता जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है तो सहसंयोजी आबंध बनने की प्रवृत्ति कम होती है, और जब अंतर कम होता है तो बढ़ती है। तो इसीलिए बाईं से दाईं तरफ चलने पर बढ़ेगी। तो देखिए Li, Be, Bc में C सबसे ज़्यादा दाईं तरफ है, उससे कम B है, फिर उससे कम B और Li सबसे ज़्यादा बाईं तरफ है। तो इसीलिए CCl4 ज़्यादा कोवेलेंट सहसंयोजी प्रवृत्ति शो करेगा, उसके बाद BCl3, उसके बाद BeCl2 और सबसे कम LiCl। तो इसलिए C वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो C वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ टू एटम्स इन्वॉल्व। कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें जो बॉन्ड बनाए गए हैं, आबंध बनाए गए हैं, तो इनमें एक में गलत बनाया गया है। तो गलत वाले को हम लोगों को बताना है। तो ये जो 4 ऑप्शन बनाए गए हैं इनमें एक गलत बनाया गया है, कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो 3 का देखिए, डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और डी वाला कैसे गलत है, कार्बन जो होता है चौथे वर्ग का तत्व है। तो जब चौथे वर्ग का तत्व है आवर्त सारणी में देखेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बंध बना सकता है। जबकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आबंध बन गए। सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी के पीछे किया था, वही देखिए डायरेक्टली नीट में पूछ लिया गया। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है, आकृति है, ये गलत हो जाएगी। तो देखिए लिखा है द एस्टरिस्क मार्क्ड कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 5। जो ये स्टार का जो मार्क लगा करके कार्बन लिखा गया है इसमें 5 वैलेंसी हैं, 1 2 3 4 5, यानी संयोजकता इसकी 5 है। हेंस दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट। इसलिए यह स्ट्रक्चर जो है यह फार्मूला हमारा सही नहीं है। बिकॉज कार्बन हैज ए मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन अधिक से अधिक 4 संयोजकता दिखा सकता है। तो 3 का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखिए आ गई हेडिंग आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक या विद्युत ऋणात्मक आबंध। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी वैद्युत आबंध, विद्युत ऋणात्मक नहीं।
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एमंग द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हमने बताया था जालक ऊर्जा। तो ये पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी जालक ऊर्जा अधिकतम है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग आयन ऑफ सेम चार्ज लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस एट द साइज ऑफ आयंस डिक्रीजेस। तो ये बता रहा है कि लैटिस एनर्जी किस प्रकार इंक्रीज करती है और किस प्रकार डिक्रीज करती है। तो इसने देखिए बताया, कह रहा है फॉर कंपाउंड कंटेनिंग आयन ऑफ सेम चार्ज, उन यौगिकों के लिए जिनमें जो आयन उपस्थित हैं वो समान आवेश रखते हैं। तो उनमें जब समान आवेश हो जाएगा तो हम आवेश के हिसाब से तो जालक ऊर्जा की तुलना कर नहीं सकते। तो उसमें क्या करना है, साइज के हिसाब से तुलना करना है, आकार के हिसाब से। तो वही कह रहा है लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस एट द साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस। तो लैटिस एनर्जी उसमें इंक्रीज करेगी जिसमें आकार छोटा होगा यानी साइज कम होगा। तो इसलिए कह रहा है 10 NaF हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो NaF का चूंकि आकार छोटा होगा इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं NaKRbCS। तो हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे पहले वर्ग में तो Li NaKRbCS आता है और नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा आकार NaF का होगा। तो इसलिए इसकी लैटिस ऊर्जा ज्यादा होगी। अब रही बात हम आवेश की तुलना करें तो K में भी प्लस होता है, F में माइनस होता है। Na भी एक प्लस रखता है, F भी एक माइनस रखता है। CS भी एक प्लस रखता है, F भी एक माइनस रखता है। Rb भी एक प्लस रखेगा, F भी एक माइनस। तो प्लस माइनस चार्ज समान है इसलिए चार्ज से तुलना नहीं की गई। तो हमने आकार से तुलना की। तो जिसका आकार छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो बी का आकार सबसे छोटा है चूंकि, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यानी आपकी लैटिस एनर्जी इन चारों ऑप्शन में तीन ऑप्शन में इसकी ज्यादा होगी। अगली हेडिंग हमारी आ जाती है बॉन्ड पैरामीटर, यानी आबंध का जो परिमाप है उस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। तो ये कह रहा है कि ये जो ABCD 4 हमने विकल्प दिए हैं तो इनमें से कौन से विकल्प में जो अणु दिए गए हैं उन अणुओं का डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे जो भी विकल्प में जो दिए गए हैं यौगिक उनके नाम और उनके चित्र बना करके बता रहा है कि कैसे किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो यहाँ पर देखिए BF3 है। तो BF3 परमाणु अणु जब बनेगा तो BF3 में क्या होगा कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है बोरान की तुलना में। तो हमने बताया है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट का जो दिशा है वो फ्लोरीन की ओर दी गई है। और BF3 में फ्लोरीन और जो ये बोरान है तो इनके बीच जो कोण है 120 डिग्री होगा। सब कोण 120 डिग्री है तभी पूरा 360 होगा। तो चूंकि कोण सब बराबर हैं तो बराबर बराबर जब अपनी ओर खींचेंगे तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो अगर इन दो बोरान की बात करें तो अगर हम वेक्टर वाली विधि देखें जो सदिश और अदिश है तो इन दोनों को अगर सदिश योग देखा जाए तो इन दोनों का 120 डिग्री अगर एंगल है तो इसके 20 से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस प्रकार से जब जाएगा तो इसको ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि 120 डिग्री पर अगर दो बल लगते हैं तो उनका परिणामी किसी एक बल के बराबर होता है। जब हम
वो पढ़ा रहे थे सदिश और अदिश वाला चैप्टर फिजिक्स में, तो हमने आपको बताया था। तो ये जो दो बल लग रहे हैं इन फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि 120 डिग्री का कोण है, इसलिए दोनों का बल का परिणाम किसी एक बल के बराबर होगा। अब ये जो एक बल है कि इनमें से किसी एक बल, ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो जब विपरीत हो जाएगा तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो घूर्णन नहीं हो पाएगा, तो म्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 हो गया। अब देखिए BeF2 की बात करें तो BeF2 का स्ट्रक्चर बना दिया, एक फ्लोरीन इधर रहेगा, एक फ्लोरीन इधर। तो फ्लोरीन इस बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस BeF के बीच जो आघूर्ण है उसकी दिशा ये हो जाएगी, और इस B और F के बीच जो आघूर्ण है उसकी दिशा ये हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं और दोनों बल बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जैसे 10 न्यूटन इधर खींचे, 10 न्यूटन इधर खींचे, तो 10 चूंकि विपरीत दिशा में, तो 10 - 10 हो जाएगा, तो उत्तर 0 आ जाएगा। इसलिए ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए CO2 आ जाता है, तो CO2 भी इसी तरह है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, हमने बताया था FONCl, इनकी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर हो जाएगी। ये अपनी तरफ खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट की दिशा ये हो जाएगी। दोनों बल बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए नाम कैसे लिखा गया है, अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए। देखिए जहाँ जहाँ पर जितने बंड हैं उनको हमने लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले और चौथे पर क्लोरीन है, और ये बीच वाला जो ये रिंग बनाया गया है ये हमारा बेंजीन है। तो पहले और चौथी पोजीशन पर क्लोरीन लगी है, तो पहला और चौथा, और 2 क्लोरीन हो गई तो डाई लिख दिया, क्लोरो बीच वाली रिंग बेंजीन है तो बेंजीन लिख दिया। इस प्रकार से इसका नाम लिखा गया। अब यहाँ भी देखिए क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, इधर भी बेंजीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है, समान परमाणु है, तो इसलिए बराबर खींचेंगे, तो एक दूसरे के बीच विपरीत बल लगेंगे और बराबर हो जाएंगे, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इसलिए म्यू यानी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 5 का डी ऑप्शन है उसमें सारे विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा 5 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का सही जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो घटता या बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है सब में, तो कौन सा बढ़ता हुआ क्रम इन चारों विकल्प में सही है, ये हमसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चित्र बनाएंगे। तो NF3 का चित्र हमने बनाया, तो जब NF3 का चित्र बनाया तो NF3 में नाइट्रोजन हमारा 5वें वर्ग का तत्व है, तो 5वें वर्ग का तत्व मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन फ्लोरीन के साथ बंध बना लिए, 2 बचे तो वो लोन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर बन गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये अपनी ओर फ्लोरीन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, और जो लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अपना प्रभाव दिखाएगा इधर को। तो ये देखिए तीनों एक तरफ हैं, तो इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी इस तरह होगा और इसका परिणामी इस तरह होगा। तो ये एक दूसरे के इधर ज़्यादा है और कुछ प्रभाव को ये कम करेगा क्योंकि घटेगा विपरीत दिशा में, लेकिन ये 3 है, ये अकेला है तो जितना भी घटा पाएगा घटाएगा।
तो कुल मिला करके म्यू बराबर 0.23 डायोप्टर आ जाएगा। इसको नहीं याद करना, हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे किसका ज़्यादा होगा किसका कम, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, NH3 का चित्र बनाया गया है। तो वैसे ही नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन बंध बना लेंगे और 2 इसमें बचे रह जाएंगे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर के रूप में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ये हो गई। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो देखिए ये इसका प्रभाव इधर हो गया, इसका प्रभाव इधर हो गया, इसका प्रभाव इधर, तो जो इन तीनों का परिणामी होगा वो इस तरह बना दिया गया। तो देखिए परिणामी इन तीनों का भी इधर है और ये जो लोन पेयर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसका भी प्रभाव इधर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो इसका देखिए 0.23 था, इसका 1.47 डायोप्टर हो गया, ठीक ना, क्योंकि सबका प्रभाव एक ही दिशा में हो गया, प्रभावी एक ही दिशा में हो गया। इसमें प्रभावी ये विपरीत दिशा में था इसके, इसलिए घट के कम हो गया। अब आ जाते हैं पानी में, पानी जिसको H2O कहते हैं। तो H2O में देखिए H2O में क्या है कि ऑक्सीजन हमारा छठे वर्ग का तत्व है। तो छठे वर्ग का मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही संयोजकता में भाग लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भाग ले लिए बंध बनाने में और 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए क्योंकि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। हमने आपको बताया था जब पढ़ रहे थे NCERT तो बताया था कि जो लोन पेयर है यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, प्रतिकर्षण उनका ज़्यादा होता है लोन पेयर बांड पेयर की तुलना में, और बांड पेयर का सबसे कम होता है, यानी आबंध वाले का सबसे कम और बिना आबंध वाले का सबसे ज़्यादा। तो देखिए चूंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा एक अयुग्मित की तुलना में जो NH3 में था, तो इसका प्रभाव ज़्यादा है। और ये भी देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो ये इधर यानी कुल मिला के इधर होगा। तो ये देखिए परिणामी इधर कर दिया और इसका भी, इन दोनों का भी परिणामी इधर को होगा क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, परिणामी इधर होगा। तो कुल मिला के प्लस में परिणामी होगा। और चूंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए NH3 में चूंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इससे ज़्यादा होगा। तो इसका 1.47 है तो इसका 1.85 है, इससे ज़्यादा, ठीक। अब आ जाता है मामला BF3 का। तो इसको तो पीछे पढ़ ही चुके हैं कि इसका 120 डिग्री कोण है। अगर 2 बल 120 डिग्री के कोण पर लगे और दोनों बराबर हों तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच से होकर के जाता है। सदिश राशि जब हम पढ़े थे तो वहाँ पढ़ा था, और उसके दोनों का परिणामी किसी एक बल के बराबर होता है। तो जब एक बल के बराबर इधर लग जाएगा तो ये जो इधर डाइपोल मोमेंट है इधर वाले को कैंसिल कर देगा और डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं। तो 6 का B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 का B सबसे ज़्यादा NH3 का होगा क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। इसके बाद NH3 का होगा क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। इसके बाद NF3 का होगा, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक था तो इसका प्रभाव लोन पेयर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उनके द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत था, इसलिए इससे कम हो जाएगा। इसका 0 है इसलिए सबसे कम रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री ईच। तो कह रहा है ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसका जो बॉन्ड एंगल है यानी बंध के बीच कोण है वो 120 डिग्री होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो वैसे ही चित्र हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए BCl3 में जो बोरान है ये तीसरे वर्ग का तत्व है। तो इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीनों क्लोरीन से
हमारा बंध बना लिए। तो जब तीनों क्लोरीन के साथ बंध बना लेंगे तो ये जैसे BF3 था उसी तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा और बीच का कोण 120 डिग्री हो जाएगा। सारे कोण 120 डिग्री हो जाएंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि पूरे कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो इसलिए 120 डिग्री का कोण। अब अन्य में देखा जाए तो अन्य में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ जाएगा। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ जाएगा तो वो इस आकृति को परिवर्तित कर देगा। तो BCl3 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन आ जाता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब 8वें क्वेश्चन का हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।